नमस्कार दोस्तों। अभी तक जो हमने चर्चा की, प्रेम की, उसको तरह तरह से हमने अप्रोच किया। हमने उसको पीड़ा और भय के एंगल से भी अप्रोच किया। हमने उसको ब्यूटी के एंगल से भी अप्रोच किया। लेकिन दोनों ही बातों में जो बात शायद स्पष्ट होती है वो ये है कि वो मानवीय चेतना के सीमा में नहीं है। तो जब हम मानवीय चेतना कह रहे हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा समझ लें। तो चेतना क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्शियसनेस, या बहुत ही अगर हम नॉर्मली समझना चाहें तो जब हम होश में रहते हैं तो हम नहीं सिर्फ बाहरी काम करते हैं, तरह तरह के सोच विचार और अनुभवों से गुजरते हैं। और फिर एक नींद का समय होता है। जब हम नींद में रहते हैं तो हम कहते हैं कि हम चलिए हम उस हद तक होश में नहीं है। और जब होश पूरी तरह नहीं रहे, शरीर की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो भी रुक जाए, तो हम उसे मृत्यु कहते हैं। क्लिनिकली तो मृत्यु वही है। तो अब हम जब चेतना की बात करें तो हम उसी चेतना की बात कर सकते हैं जो हम जब हम पूरे होश में रहते हैं तो जो भी हम अनुभव करते हैं। और उस चेतना में क्या क्या है? उस चेतना में वो सारे अनुभव हैं जो मैं अनुभव करता हूं, और जो मैं अनुभव करता हूं और जो आप अनुभव करते हैं, हमने ये भी बात की, उनका डिग्री अलग हो सकता है लेकिन वो चीज़ तो एक ही है। मैं भी कभी सुख का अनुभव कर सकता हूं, कभी दुख का अनुभव कर सकता हूं, आप भी शायद वही करेंगे, बस उसका डिग्री अलग है। शायद मुझ में दुख ज़्यादा हो, आप में सुख ज़्यादा हो, या वैसे वर्षा, इसका उल्टा। लेकिन चीज़ तो वही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो चेतना में जो चीज़ें हैं, जो सामग्री है चेतना, जो सामग्रियां हैं चेतना में, और कोई भी चीज़ बनती किससे है? उसके अंदर जो सामग्री रहती है उसी चीज़ से वो बनती है। तो चेतना के अंदर क्या सामग्री है, या हम उसे कहें कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? वो यही सारी चीज़ें तो हैं। ये जो भावनाएं हैं, जो मेरी आइडियोलॉजीज हैं, जो भी आइडियाज़ हैं, जो बहुत ही लंबे समय के क्रम में विकसित हुई हैं। और जब हम जन्म लेते हैं, जिस परिवार में, जिस कंडीशन में, जिस देश में, जिस समाज में, उस हिसाब से उस चेतना का कोई हिस्सा से हम एसोसिएट कर लेते हैं खुद को कि हम तो ये हैं, कि मैं तो हिंदू हूं, या तो मैं तो कुछ और हूं। जो भी हम आइडेंटिफिकेशन ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जो पूरे चेतना के अंदर जो सामग्री है, तो वो तो सारी चीजें हैं जो आज तक मानव ने अनुभव की, या जो आज तक आइडियाज निकले, ये सब चेतना का हिस्सा है। चेतना का हिस्सा वो भी है, वो टेक्नोलॉजी भी है, जो टेक्नोलॉजी को यूज करके या जो साइंटिफिक थ्योरीज को यूज करके मानव ने टेक्नोलॉजी बनाई। ये सब कुछ है उस चेतना में। तो जिसे हम कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, या जिस चीज से चेतना बनी है। और ये चीजें, क्योंकि हम इन चीजों पे सवाल नहीं उठाते, ये इसलिए ये चीजें ऑब्वियस नहीं होती। लेकिन ये चीजें वाकई में बहुत ऑब्वियस है, जिसे हम बहुत ही पर्सनलाइज कर लेते हैं कि मुझे दुख हो रहा है, मुझे क्रोध हो रहा है। हम ये कभी उसको क्वेश्चन नहीं करते कि मुझे क्यों हो रहा है। हम ये भी देख सकते हैं कि वो तो हर किसी को होता है, डिग्री अलग अलग है। तो फिर ये स्वाभाविक निष्कर्ष पे हम पहुंच सकते हैं कि शायद मैं उससे खुद को ज्यादा जोड़ रहा हूं। फिर उसके बाद मैं एक्सक्यूज निकाल लेता हूँ, नहीं मेरी तो स्थिति ऐसी है इसीलिए मैं उससे ज़्यादा जोड़ रहा हूँ। मेरी स्थिति अलग है, उसकी स्थिति अच्छी है। चाहे आप वजह जो भी निकाले, लेकिन कारण क्या है मेरे दुख या मेरे क्रोध में ज़्यादा होने का दूसरे से? कारण यह है कि मैं उससे ज़्यादा एसोसिएट कर रहा हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि मेरी स्थिति अलग हो, मेरी स्थिति ऐसी हो जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा दुख है, ज़रूर हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम उसके पीछे जाएं, स्थिति तो अपनी जगह है, लेकिन जो रूट कॉज है मेरे किसी भी भावना से ज्यादा ग्रसित होने का, क्योंकि मैं उसे ज्यादा ग्रहण करता हूं, मैं उससे ज्यादा एसोसिएट करता हूं। इसे बस एक लॉजिक की तरह देखें। भावना में आकर अगर हम जहां देखने लगेंगे वहां मैटर गड़बड़ हो जाता है। तो अगर हम सिर्फ
लॉजिकली देखें तो इसमें कोई लॉजिकल फैलेसी या कोई जटिल बात नहीं है समझने की। मैं ज्यादा उससे एसोसिएट कर रहा हूं। जो मेरे सिचुएशन है वो बस एक शायद मुझे बहाना दे देते हैं, या थॉट को बहाना दे देते हैं खुद को जस्टिफाई करने का, कि अगर मैं ज्यादा दुखी हूं तो क्योंकि थॉट ये नहीं देखना चाहता कि थॉट ही दुख क्रिएट कर रहा है, इसीलिए वो तुरंत ही एक एस्केप रूट खोजेगा कि नहीं मेरी तो सिचुएशन ऐसी है। और आप लॉजिकल रीजनिंग के जरिए बहुत ही आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं कि सिचुएशन का उसमें कोई खास रोल नहीं है। ये बातें तो हम कई बार कर चुके हैं कि जो नॉर्मल जीवन है, आज शायद बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको तादाद भले बहुत ज्यादा होगी, लेकिन हम ये कहें कि बहुत ज्यादातर लोगों को रोजमर्रा के जीवन में जो स्ट्रगल है वो पहले से तो काफी कम हो गए हैं। मटेरियली हम काफी काफी ज्यादा सक्षम हैं। हमें सुबह से शाम के खाने के बारे में, अगले पल का आहार मैं कैसे जुटाऊंगा, या रात दिन कोई मेरे ऊपर शारीरिक हिंसा कर रहा हो, ऐसा तो ज्यादातर मानव इस स्थिति से तो बाहर निकल आए हैं। पहले ज्यादा ऐसे स्थिति में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकली हम उतने ही ज्यादा ट्रैप होते जा रहे हैं। हमारी भावनाएं हमारे उतने ही ज्यादा कंट्रोल से बाहर हो गई हैं जितना ही हम मटेरियली सक्षम हैं। तो इस तरह से अगर हम लॉजिकल रीजनिंग भी करें तो हम ये निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि जो भी मैं अनुभव करता हूं वो मेरे स्थिति की वजह से है। ये मेरा ही रचा हुआ षड्यंत्र है, या थॉट का रचा हुआ षड्यंत्र है, क्योंकि थॉट ये देखना नहीं चाहता कि थॉट ही ये क्रिएट कर रहा है। तो वो हमेशा एक ना एक एस्केप रूट कुछ तो बना लेगा। और हम लॉजिकली देख रहे हैं तो ये चीजें हमें समझ में आ रही हैं। तो बात ये हुई कि जो चेतना जिस चीजों से बनी है, जिन सामग्रियों से बनी है, जो कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो ये सब कुछ है। और ये मेरी चेतना जैसा नहीं है कि ये तो मेरा चेतना है, ये मेरी कॉन्शियसनेस है, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं। नहीं, सारे लोग दुखी सुखी हैं और उसी मूवमेंट में सारा मानव है। तो जब हम ये देखें कि ये है कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस या चेतना, मानवीय चेतना जिस सामग्री से बनी है, इसी क्या जो लव है, क्या जो ब्यूटी है, क्या जो प्रेम है, क्या इसी कंटेंट में है? इस कंटेंट में या चेतना के इस सीमा में जो लव है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। वो लव क्या है? वो लव कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि मैं जिससे प्रेम करता हूं वो मेरा हो जाता है। मैं उस पर अपना अधिकार समझने लगता हूं। वो कहीं ना कहीं मैं उससे, हम जुड़ाव को प्रेम बोलते हैं, अधिकार को प्रेम बोलते हैं, कि मैं जिससे प्रेम करता हूं वही मुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। ये कब हो सकता है? जब मैं उससे ज्यादा अपेक्षा रखता हूं। मैं अपेक्षा उससे क्यों रखता हूं? स्वाभाविक सी बात है। अगर मैं सिर्फ लॉजिकली देखूं तो मैं उससे अपेक्षा इसीलिए रखता हूं क्योंकि मैं उस पर अपना अधिकार समझता हूं। लेकिन हमें थॉट को, खुद को छलने में बड़ा मजा आता है। तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं इस पर अपना अधिकार जताना चाहता हूं, वो ये कहेगा कि मैं इससे प्रेम करता हूं। और फिर इसी प्रेम का एक्सटेंशन होता है हर आध्यात्मिक जगत में भी। यही जो मानवीय कंटेंट का, मानवीय चेतना के कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस का जो लव है, जो प्रेम है, वो भी उसी का एक्सटेंशन है। तो क्या रीजन है कि हम भगवान से भी वही मांगते हैं कि मुझे दुख ना हो, मुझे कष्ट ना हो। और अगर हम ऐसे देखें, अगर हम वास्तविकता में सोचें कि अगर भगवान वाकई में कोई व्यक्ति होगा तो उसके ऊपर कितना वर्कलोड हम क्रिएट करते हैं। दुनिया का हर मानव कुछ ना कुछ भगवान से मांगता रहता है। और अगेन जो हम प्रैक्टिस रिलीजन है, जो हम सामने देखते हैं, वो देखते हैं हम जितने भी व्रत त्योहार करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे कुछ चाहिए। क्या हम एक भी ऐसा व्रत करते हैं जिसमें भगवान को कुछ मिलता हो? सब कुछ हमें मिलना चाहिए, तभी हम उसे प्रैक्टिस में लाते हैं। तो भगवान को हम, हर मानव 24/7 एम्प्लॉय की तरह समझ रहा है कि उसका काम बस मेरी इच्छाओं को, कामनाओं को पूर्ति करते रहने का है। इसमें क्या लॉजिकल कठिनाई है? लेकिन थॉट इसको नहीं देखना चाहेगा। थॉट बोलेगा नहीं, मैं तो भक्त हूं। तो अगर मैं भक्त हूं, अगर मैं भगवान का भक्त हूं, तब तो मुझे भगवान में खुशी और भगवान खुश रहें ये देखना चाहिए। अगर मेरे अनुभव में मैं ज्यादा वर्कलोड में
बहुत ज़्यादा मुझे कोई परेशान करते रहे, बात बात पर मुझसे बोलता रहे। अगर हमारे बच्चे ही हैं, हर बार मुझे 5-5 सेकंड पे मुझसे कभी चॉकलेट मांगे, कभी ये मांगे, कभी वो मांगे, तो क्या मुझे पसंद आता है? मैं तो इरिटेट होता हूँ। तो ये रूल हम भगवान पर क्यों नहीं लागू करते? हम हम क्यों समझते हैं कि नहीं, भगवान से का मैं भक्त हूं, भगवान से मैं प्रेम करता हूं, तो उसे जितना चाहूं उतना मैं परेशान कर सकता हूं? ये कैसी व्यवस्था है? तो ये वही प्रेम का, जिसे हम प्रेम कहते हैं, जो वास्तव में अधिकार की भावना है, अहम का एक्सटेंशन है, उसे हम प्रेम समझते हैं। वही प्रेम हम जिससे संबंधित है उनके ऊपर लागू करते हैं, वही प्रेम हम भगवान पर भी लागू करते हैं। तो क्या वो प्रेम की हम बात कर रहे हैं जो मानवीय चेतना में है, कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है? निश्चित रूप से हम उस प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं। वो, और ये सारा कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, वो ये बदलता, कंटेंट तो वही है, कॉन्शियसनेस में वही चीजें हैं, लेकिन हम इधर से उधर जाते रहते हैं, सुख से दुख। कभी हम भगवान में बड़े आस्तिक हो जाते हैं, कभी थोड़ा हमें शिकायत हो जाता है भगवान से, कभी हम नास्तिक हो जाते हैं। ये उसी क्षेत्र में, एक बाउंड्री में हम मूव करते रहते हैं। और जब हम मूव कर रहे हैं तो मूवमेंट हमेशा ही टाइम है। अगर हम मूव कर रहे हैं और मूवमेंट को मेजर कर रहे हैं तो वो टाइम है। मूवमेंट का मेजर टाइम है। तो हमने ये बात कही भी थी कि बाहर का मूवमेंट का जो मेजर है वो क्लियरली टाइम पता चल जाता है कि एक वस्तु को यहां से यहां जाने में इतना समय लगा, हम उसका आकलन कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन मेरा जो इंटरनल सेंस ऑफ बिकमिंग है कि मैं बुरा हूं, मुझे अच्छा होना है, मैं नास्तिक हूं, मुझे आस्तिक होना है, या जो भी, मेरे पास पावर कम है, मुझे ज्यादा पावर होना है, ज्यादा पावरफुल होना है, पैसे कम है, ज्यादा पैसे कमाने हैं, जो सेंस ऑफ बिकमिंग है उसको भी हम टाइम कह रहे हैं, क्योंकि वो भी मूवमेंट है और उसका भी मेजर है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं होता कि इसका मेजर कैसा है। इसका मेजर है क्योंकि मैं कम खुश हूं, मुझे ज्यादा खुश होना है। तो कंपैरिजन है, मेजरमेंट है। इस दुनिया में हमें देखना होगा कि ये कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस में मेजरमेंट है। कुछ मेरे पास कम है जो मेरे पास ज्यादा होना चाहिए। वो मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, भौतिक संपत्ति हो सकती है, या मेरी मनोवैज्ञानिक स्थिति हो सकती है। मैं ऐसा हूं, मुझे वैसा होना है, तो वो कंपैरिजन है। तो मेजरमेंट को हमेशा हम ये ना समझे कि हम इंची टेप लेके कुछ नाप रहे हैं। मेजरमेंट क्या है, माप क्या है? कंपैरिजन है, तुलना है, कि मैं ऐसा हूं, मुझे वैसा होना है। ये तुलना मैं बाहर के व्यक्ति से कर सकता हूं, ये तुलना मैं खुद में कर सकता हूं कि अभी मैं लो फील कर रहा हूं, मैं थोड़ा बोर फील कर रहा हूं, मुझे कुछ एक्साइटिंग करना चाहिए, वो भी तुलना है। तो ये मूवमेंट भी है, इसमें मेजर भी है, तो ये भी टाइम है। टाइम सिर्फ वो नहीं है जो बाहर की चीजें मूव कर रही हैं उसको मैं मेजर कर रहा हूं। मैं जो मूवमेंट में हूं, ये जो कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है जिसमें मूवमेंट है, वो भी टाइम है। तो ये सब टाइम के क्षेत्र में है, समय के रिल्म में है। और हमने बार बार जब ब्यूटी को डिस्क्राइब किया, लव को डिस्क्राइब किया, तो हमने कहा उसमें सेल्फ नहीं, उसमें टाइम नहीं। जब जिस ब्यूटी की हम बात कर रहे थे, जो जीवन के कुछ अनुभवों से हम ले रहे थे, वो ब्यूटी क्या थी? वो ब्यूटी थी, क्या उसमें कभी ये आया कि मैं थोड़ा कम एक्साइटमेंट फील कर रहा हूं, मुझे ज्यादा फील करना चाहिए? नहीं, वो बात नहीं थी। जब एब्सोल्यूट ब्यूटी का भले ही एक माइक्रो सेकंड का एक्सपीरियंस हो, लेकिन उसमें हमने कहा कि ना सेल्फ का सेंस है, ना ये सेंस है कि नहीं मुझे ये और चाहिए, कम से कम उस क्षण के लिए। बाद में हमने बात किया कि फिर वो थॉट आ जाता है, थॉट को लगता है कि अब उसे दोबारा चाहिए, उसे अपनाना चाहिए, और फिर हम उसे खींचकर कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस बना देते हैं, या मानवीय चेतना की सामग्री बना देते हैं। तो दोस्तों, इस चीज की लॉजिक को, इस चीज के तर्क को, इस चीज के फैक्ट को देखना बहुत आवश्यक है। ये कोई थ्योरी नहीं जो मैं सोचकर कोई फिलॉसफी बना रहा हूं, थ्योरी बना रहा हूं, तो मैंने चलो इस गुरु की थ्योरी को पढ़ लिया है, उस गुरु को थ्योरी को पढ़ लिया है, तो चलो अब मैं जेके को सुनकर खुद का मन बहला रहा हूं। जे कृष्णमूर्ति ने हमेशा बोला है, स्टे विद द फैक्ट। और क्योंकि
उनको थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अडॉप्ट कर लिया था, तो वो अंग्रेजी ही बोलते थे, वो भारतीय भाषाओं में बहुत निपुण नहीं थे। तो वो हमेशा यही कहते थे कि वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द फैक्ट, डोंट बिलीव अ थिंग। जो मैं कह रहा हूं उसे भी ना मानो, इसके फैक्ट को देखो। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं जय कृष्णमूर्ति की बातों को बस रिपीट कर रहा हूं, मैं उसे देख रहा हूं। उसे देखना मैं अपने जीवन में देख सकता हूं, आप अपने जीवन में देख सकते हैं, और फिर ये देख सकते हैं कि ये तो कलेक्टिव मानव का जीवन है, जहां से शुरुआत होती है। इस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत ही यहीं से होती है कि ये जो चेतना है ये मानवीय चेतना है। जब तक हम लॉजिकली वहां नहीं पहुंचे, आगे की सारी बातें बड़ी ही बेतुकी लगेंगी। तो हम क्या कह रहे हैं कि लव या ब्यूटी इस टाइम के जाल में नहीं है, वहां पे सेल्फ नहीं, वहां टाइम नहीं, बेसिकली वो कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस में नहीं है। अब जब हम इसके आगे की बात करें और जब ये चीज दिख जाए, तो मेरे दिमाग में फिर नेचुरली आएगा कि मैं कैसे उस तक पहुंच जाऊं। लेकिन फिर वो मूवमेंट बन गया। अब मैं क्या करूं कि मैं ये समझ गया कि मैं उस तक पहुंचना चाहूंगा, तो वो भी मूवमेंट है, फिर वही मूवमेंट ऑफ डिजायर है। तो अब मैं क्या करूं? जैसे ही मैंने ये सवाल किया अब मैं क्या करूं, तो इमीडिएटली ब्रेन एक्टिव हो गया। मुझे ये करना चाहिए, शायद मुझे मेडिटेशन ट्राई करना चाहिए, शायद मुझे कोई यौगिक क्रिया ट्राई करनी चाहिए। फिर वो मूवमेंट बन गया। क्या ये प्रश्न मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट कभी हुआ कि अब मैं क्या करूं, आई एम लॉस्ट? क्या ये प्रश्न कभी मेरे लिए इतना ज्वलंत हुआ? नहीं। मैं तुरंत ही उसका आंसर खोजने लगता हूं। तो अब अगर चर्चा करें मेडिटेशन की, मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन को तरह तरह से लिया जाता है। आज के कॉन्टेक्स्ट में जो मेडिटेशन है वो क्या है कि एक प्रैक्टिस है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम में मैं सुबह बैठता हूं, और डिपेंड करता है कि मैं किस कल्चर से आता हूं। या तो मैं सोच रहा हूं, मैं कुछ पॉजिटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूं, कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहा हूं, मुझे ऐसा होना चाहिए, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तरह तरह के ख्यालों से थॉट मेडिटेशन कर रहे हैं, या यौगिक क्रिया कर रहे हैं, उसमें मेडिटेशन कर रहे हैं। बेसिकली वो एक सिस्टम है। अगर सिस्टम है तो हैबिट है, अगर सिस्टम है तो उसको करने की एक प्रक्रिया है, वो मैकेनिकल है, यांत्रिक है, यंत्र की तरह काम कर रहा है। तो और इसीलिए जो मेडिटेशन है वो आधे घंटे, एक घंटे, जो भी कहें, वो समय सीमा में होता है। तो वो हम उसे प्रैक्टिस कहें, एक सिस्टम कहें, उसे करते रहें, उसे ना करने की बात नहीं है। लेकिन वो भी मानवीय चेतना की सामग्री है, कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है। और हमने कहा कि लव, ब्यूटी, ईश्वर, सत्य, जो भी कहना चाहें उसे, वो कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस में नहीं है। और अगर लिटरेचर में हम रुचि रखते हैं तो जो हिंदू लिटरेचर्स हैं उसमें बहुत विस्तृत ढंग से इन चीजों को कवर किया गया है। माया क्या है? माया यही है, कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर आप माया शब्द से बहुत लोग परिचित होंगे कि जगत माया है, माया कहा ही इसे जाता है, जो कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है। और माया शब्द का जो रूट है माँ, उसका अर्थ ही मेजरमेंट है। तो जो मेजर की दुनिया है वो माया है। और फिर सत्य की बात होती है। तो सत्य कहें, ब्यूटी कहें, लव कहें, जो भी कहना चाहे, जो जो कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस में नहीं आ सकता, तो क्या उसे हम किसी मेथड से प्राप्त कर सकते हैं? मेथड या सिस्टम हम क्यों लेते हैं? क्योंकि मुझे वो चाहिए। अगर मुझे वो चाहिए तो फिर वो ठीक है, कुछ अच्छे काम हो सकते हैं, मेरा कुछ डिसिप्लिन हो सकता है जो मैं कर रहा हूं, लेकिन उसका सत्य से क्या लेना देना, उसका लव या ब्यूटी से क्या लेना देना? वो मेरी दैनिक क्रिया है जिसे मैं कर रहा हूं। तो ना मैं उसे रोक रहा हूं, ना मैं ये सोचकर उसे कर रहा हूं कि ये मैं क्रिया कर रहा हूं तो मैं मेडिटेशन कर रहा हूं तो मैं दूसरे से ज्यादा पीसफुल हूं, मैं ज्यादा पीसफुल हूं और ये पीस मुझे कहीं तक ले जाएगा।
उस लक्ष्य से मेडिटेशन करने का कोई मतलब नहीं। हाँ, एक नॉर्मल जैसे हम काम करते हैं उस ढंग से मेडिटेशन को लें तो ठीक है, वो किसी और प्रैक्टिस की तरह, किसी और काम की तरह है जो हम करते हैं, जो शायद मुझे ज़्यादा रिलैक्स करती है। वो एक अलग मैटर है। अगर वो मुझे रिलैक्स कर रही है तो ठीक है, मैं उसे कर रहा हूँ, लेकिन उसे उससे ज़्यादा कुछ समझ लेना कि ये सिस्टम करके मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं ईश्वर को प्राप्त हो जाऊंगा, तो ये ये वही थॉट है जो खेल रहा है। तो फिर वास्तविकता में हम मेडिटेशन कहें किसे? तो सबसे पहले शब्दों की सीमा है, और खासकर अब जो अंग्रेजी शब्द प्रचलित हो गए हैं वो और ज़्यादा समस्या है, क्योंकि अंग्रेजी जो आई है जो पश्चिमी सभ्यता से, वो बहुत ही नए सिविलाइजेशन है, वो बहुत ही नई सभ्यताएं हैं। तो इसीलिए मटेरियलिज्म या भौतिकतावाद इतना प्रचलित है, क्योंकि पश्चिमी सभ्यताओं ने ही दुनिया को शेप किया है, दुनिया पर राज किया है, और उनके लिए वही सब कुछ था, मटेरियली सब कुछ था। भाई मेरे पास कम है तो चलो दूसरे देश पर कब्जा कर लो, पूरी पूरी दुनिया पर कब्जा कर लो। तो इसीलिए जो अंग्रेजी के शब्द हैं वो उतने डीप नहीं जा पाते। तो हमें जो भी थोड़ी बहुत संस्कृत बची है उस शब्द का सहारा लेना पड़ेगा। संस्कृत शब्द मंत्र हर कोई जानता है, मेडिटेशन में भी कहा जाता है, हम मंत्र जाप कहते हैं। अब जो शब्द मंत्र है उसका अगर हम संधि विच्छेद करें, वो उसका रूट वर्ड कहां से आया है, तो ये बनता है मन और यंत्र, दो शब्दों से, मन यंत्र। तो मंत्र कह सकते हैं, मन का यंत्र। मन का मतलब होता है, और हम इंग्लिश में बस ब्रेन कह देते हैं, माइंड कह देते हैं, लेकिन संस्कृत बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक भाषा है। उसमें सिर्फ ऐसा माइंड ब्रेन एक शब्द से नहीं उसे संबोधित किया जाता। तो मन शायद जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन है आज के टाइम में, जो सोच विचार की क्षमता है, जो सोच विचार की प्रवृत्ति है, उसे मन कह रहे हैं। और यंत्र क्या है? टूल। यंत्र का मतलब है कोई टूल जिससे हम करते हैं। तो मन का यंत्र, तो जो ब्रेन की जो कॉग्निटिव क्षमता है, मतलब जो नॉर्मल एक तो जानवरों वाली जो क्षमता है वो तो ब्रेन में होती ही है कि भूख जब लगता है तो हमें भूख लगता है, हम थकान महसूस करते हैं, हम कुछ करने का करते हैं, जो नॉर्मल से दैनिक के काम है। लेकिन हम जानते हैं ब्रेन में उससे ज़्यादा कैपेबिलिटी है, तो उससे ज़्यादा वाली जो कैपेबिलिटी है उसको हम मन से संबोधित कर लें। तो उसका यंत्र क्या है? वो जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, जो सोच विचार की क्षमता है, उसका टूल क्या है? उसका टूल तो सोच ही है, कि दिमाग सोच पैदा कर सकता है, सोच सकता है। तो मन का जो यंत्र है वो मंत्र है। और मन का यंत्र क्या है? मन का यंत्र सोच है। और हम ये जाने कि सोच मन का यंत्र है, उसका टूल है, उससे वो काम करता है। काम करता है मतलब अगर मुझे कोई टूल क्रिएट करना है, कोई सिस्टम क्रिएट करना है, तो मैं उस टूल का यूज करता हूं, सोच विचार का यूज करता हूं। तो मतलब कुछ करने के लिए मैं सोच विचार का यूज कर सकता हूं। या उसका यूज मैं इसमें भी कर सकता हूं कि मेरे अंदर, मेरे साइकोलॉजिकल दुनिया में, मेरे साइकी में थॉट का कोई मतलब नहीं, कोई सेंस ऑफ बिकमिंग का मतलब नहीं। ये भी मैं सोच रहा हूं, या मैं ऐसे कहूं कि सोच के बारे में सोच रहा है। मेटा कॉग्निशन भी इसे कहते हैं, कि जो मेरी सोच है उसके बारे में सोचना। तो जो मन का यंत्र है उसे बाहरी कामों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं? बाहरी कामों में तो उसका इस्तेमाल होता ही है। अगर मुझे यहां से वहां जाना है तो मुझे जो कैपेबिलिटी है कि भाई मैं अनुमान लगा लेता हूं कि मुझे वहां जाने में उतने टाइम लगेगी, फिर मुझे उसके लिए इतने बजे स्टार्ट करना होगा, जो लॉजिकल कैपेसिटी है ब्रेन की, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो वो तो है ही। और फिर जब खुद मैं परेशानी महसूस करता हूं, खुद में कॉन्फ्लिक्ट महसूस करता हूं, तो फिर उसी यंत्र का इस्तेमाल करना, जो मन का यंत्र है, जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटी है, कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है। और फिर जब मैं उस
ये क्वेश्चन करता हूं ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, तो फिर ये सारी बातें आ जाती हैं जो मैं कर रहा हूं। तो जो मेडिटेशन है वो यही है जिसमें कोई सेंस ऑफ बिकमिंग नहीं है, लेकिन अल्टीमेट एक्शन है। हर पल इस टूल का, मन के इस यंत्र का इस्तेमाल हो रहा है। मैं इसके काबू में नहीं आ रहा हूं, इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। बाहरी कामों में तो कर ही रहा हूं, लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को भी देख रहा हूं। और हम ये देख रहे हैं कि जब हम उस कॉन्फ्लिक्ट के डीप में जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये थॉट ही उसको जनरेट कर रहा है। और जब थॉट ही देख लिया कि थॉट ही कॉन्फ्लिक्ट जनरेट कर रहा है, तो थॉट खुद ही रुक गया। फिर वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों जनरेट करेगा? जब थॉट ने ही ये देख लिया या मैंने ही ये देख लिया कि मैं ही कॉन्फ्लिक्ट जनरेट कर रहा हूं, तो मैं क्यों वो काम दोबारा करूंगा? स्वाभाविक सी बात है, ये इंस्टिंक्टिव रिएक्शन है कि कोई काम खतरनाक है तो वो मैं क्यों करूंगा। तो जब थॉट ने थॉट को देखा तो थॉट का एंड हो गया। और यही एंडिंग ऑफ थॉट मेडिटेशन है। और ये एंडिंग ऑफ थॉट टाइम में नहीं है कि मैं कल एंड कर लूंगा। ये 24 घंटे की प्रक्रिया है, हर सेकंड की प्रक्रिया है कि थॉट के नेचर को, थॉट के मूवमेंट को देखते रहना। और इसको देखते रहने से ही थॉट का एंड है, क्योंकि थॉट ने देख लिया कि थॉट ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, फिर वो स्टॉप हो गया। ये हम स्टेटमेंट की तरह दे रहे हैं, लेकिन ये थ्योरी नहीं है, ये लॉजिकल डिडक्शन है। लॉजिकली ऐसा ही होना चाहिए। तो क्या हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, कैन थॉट कम टू एन एंड? ये क्वेश्चन ही शायद हमने नहीं किया। ये क्वेश्चन करें और फिर देखें मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन मन का यंत्र है, मंत्र है। मन का यंत्र थॉट है। थॉट बाहर के काम तो करे ही, मन का जो यंत्र है, जो थॉट है, जो विचार है, वो खुद के बारे में भी सोचे। और जब वो खुद के बारे में सोचे और देखे कि उसने क्या क्या कर दिया, तो वो रुक जाए। उसका रुक जाना स्वाभाविक है। उसको रोकने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस उसका इस्तेमाल किया, मन के इस यंत्र का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मेडिटेशन के इस पक्ष को भी आप लोग देखेंगे, हम देखेंगे, मैं देखूंगा, और मन के इस यंत्र का इस्तेमाल करेंगे, उससे इस्तेमाल होंगे नहीं। धन्यवाद।